हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे घनाभ और घन के बारे में। घनाभ और घन जो होता है वो त्रिविम आकृतियाँ होती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि घनाभ और घन से संबंधित सभी प्रकार के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और इनके आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है कि एक तरफ घनाभ बनाया हुआ है और यहाँ पे घन बनाया हुआ है। ये घनाभ जो है इसके लिए लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। घनाभ के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होते हैं, पर घन के लिए क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। कि घन के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं L बराबर B बराबर H होता है। तो इसको हम मान लेते हैं कोई A है कि A के बराबर है, जिसको हम बोलते हैं घन की भुजा है। एक और बात, घनाभ के लिए आमने सामने की सतह बराबर बराबर माप की होती है कि जो सामने वाली है वैसी ही पीछे वाली होती है, जैसी दाईं वाली है वैसी बाईं वाली होती है, और ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों भी एक जैसी सतह होती है। पर घन के लिए जो सभी सतह होती है वो बिल्कुल एक जैसी माप की होती है। जैसा कि इसके लिए हमने बताया कि L बराबर B बराबर H, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होते हैं। तो यहाँ पे सभी सतह एक ही समान होती है और सभी सतह वर्गाकार होती है। इसमें सतह आयताकार होती है। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ जो बना होता है मिलके बना होता है 6 प्रकार के आयतों से, जिसमें से दो आयत एक जैसे होते हैं। दायां और बायां आयत एक जैसा होगा, सामने वाला और पीछे वाला आयत एक जैसा होगा, और ऊपर और नीचे वाला एक जैसा होगा। तो यहाँ पे हम घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 + 2 + 2। अब ये 2 + 2 + 2 क्या है कि दो सतह जो कि आगे और पीछे वाली, दाईं और बाईं वाली, ऊपर नीचे वाली एक जैसी है, उनके लिए 2 + 2 + 2 आयतों का क्षेत्रफल लिख देते हैं हम डायरेक्ट, आयतों का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब देखते हैं ये वाला जो है हम ऊपर और नीचे वाले आयतों के लिए ले लेते हैं। तो ऊपर और नीचे वाले मतलब कि A B C D और E F G H इन दोनों के लिए ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, इनके लिए माप क्या होगी, इनके लिए माप हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई L और B। तो 2 बार L गुना B कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर और नीचे के लिए दोनों आयतों का क्षेत्रफल या दोनों सतहों का क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम दाएं और बाएं वाले दोनों क्षेत्रफल। तो दाएं और बाएं वाले देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दाईं साइड और बाईं साइड में है A B F E और D C G H। तो D C E H और A B F E के लिए जो मापे हैं वो है, इधर से तो चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो चौड़ाई और ऊंचाई इनकी मापे है, तो ये हो जाएगा B गुना H प्लस 2 गुना, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अब बच गया हमारे पास आगे और पीछे वाली सतहों का क्षेत्रफल जो है B C G H और A D H E। तो B C G H और A D H E के लिए हमारे पास मापे है लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई तो L और H हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इन तीनों में से हम ले सकते हैं 2 को कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा LB प्लस BH प्लस HL। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसको हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। इसी तरीके से हम देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो जैसा कि दिख रहा है घन जो है 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 6 वर्गों का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल जिसके लिए भुजा की लंबाई A के बराबर है। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6 × साइड स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हम 6 × A स्क्वायर। तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 2
LB plus BH plus HL where LB and H are length, breadth and height। अब नेक्स्ट हम देखते हैं घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। जैसा कि चारों दीवारें बनती है, दीवारें बनाने के लिए हमको ऊंचाई की जरूरत होती है, तो ऊंचाई के साथ साथ सभी दीवारें बनती है। तो हम कह सकते हैं कि दो दीवारें ऐसी होंगी जो कि बाईं साइड और दाईं साइड वाली होगी। बाईं और दाईं साइड वाली दीवारें होंगी वो ऊंचाई में चौड़ाई को मिलाने से बनेगी, और आगे और पीछे की दीवार जो है वो लंबाई में ऊंचाई को मिलाने से बनेगी। तो ऊंचाई तो हमारे पास जरूरी है, तो एक बार ऊंचाई में लंबाई को मिला लिया गया और ऊंचाई में ही चौड़ाई को मिला लिया गया, तो बन के आ गया दीवारों का क्षेत्रफल। और दोनों दीवारें 2-2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। यहाँ से अब 2h कॉमन ले सकते हैं, तो 2h कॉमन लिया तो ये आएगा l प्लस बी, और इसको हम हिंदी में लिखते हैं 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर आया 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई उसके साथ गुणा होगा। इसी को कहा जा सकता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर कहा जा सकता है कि सफेदी कराने योग्य क्षेत्रफल। अगर रूम में वाइट वॉश करवाना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं कि वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सफेदी करवाने योग्य क्षेत्रफल जो होगा वो भी यही होगा 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। अब घन के लिए देखते हैं यही चीज़। तो घन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा कि घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई a के बराबर है तो a लिख दिया, और लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी है, तो a प्लस a करेंगे तो ये आ जाएगा 2a। तो 2a मल्टीप्लाई बाय 2a करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, और 4a स्क्वायर आना भी चाहिए था क्योंकि चारों दीवारें जो है चार वर्गों से मिलकर बनी हुई है, तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल होता है 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि घनाभ या घन के आकार का अगर कोई बक्सा दिया हुआ है, लकड़ी का या लोहे का बक्सा दिया हुआ है, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो बक्से का क्षेत्रफल जो होगा, वो होगा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई LB प्लस BH, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई HL, और यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा a स्क्वायर। तो ये बक्से का क्षेत्रफल आ गया जो कि घनाभ के आकार का है या फिर घन के आकार का है, तो उसके लिए 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई और 6 गुणा a स्क्वायर। पर अब अगर कोई बक्सा जो दिया हुआ है वो ढक्कन रहित दिया हुआ है, बिना ढक्कन का बक्सा दिया है, तो उसके लिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं। बिना ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल, तो अब इसको ध्यान से समझिए कि बिना ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं बक्से का सबसे ऊपरी सरफेस नहीं है जो कि है EFGH नहीं है उस बक्से के पास, तो बक्से के 5 सतह बचेंगे, और 5 सतह बचेंगे, या फिर कह सकते हैं कि बक्से का जो कुल क्षेत्रफल था उसमें से हम माइनस कर दे EFGH वाला सरफेस का सतह का क्षेत्रफल, तो हमारे पास आ जाएगा बिना ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं पूरे बक्से का क्षेत्रफल जो है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। इस बक्से के पूरे के क्षेत्रफल में से अगर हम ढक्कन का क्षेत्रफल जो कि नहीं है, एब्सेंट है, वो माइनस कर देते हैं, तो आसानी से हम बिना ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास लंबाई और चौड़ाई के बराबर आएगा, क्योंकि जैसा नीचे वाला है वैसा ही ऊपर वाला ढक्कन होगा। तो इसमें से अगर लंबाई चौड़ाई LB माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बिना ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 LB है, 2 LB में से अगर हम माइनस कर देंगे 1 LB तो LB बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, ये LB को 1 LB जो बचा है वो लिखेंगे बाद में, पहले हम लिख देते हैं BH और HL। ये BH और HL एक ऐसे कैसे लिख दिया, और LB हमने बाद में लिखा क्योंकि 1 LB जो है उसमें से गायब हो गया जो कि ढक्कन था। अब यहाँ पे हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं H, तो H ये कॉमन लेंगे, मतलब ऊंचाई कॉमन लेंगे, तो ये B प्लस L बचेगा और प्लस LB। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, ये जो हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया था कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में हम नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल जोड़ दें जो कि LB के बराबर है, तो बिना ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। या फिर इसी को कह सकते हैं कि 6 सतहों के क्षेत्रफल में से
एक सतह जो कि ढक्कन है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमारे पास ये पूरा क्षेत्रफल आ सकता है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये तो सिंपल सा है कि 6 वर्गों में से एक वर्ग अब एब्सेंट हो गया है तो ये 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो बिना ढक्कन का अगर कोई बक्सा है जो कि क्यूब के आकार का है, मतलब घन के आकार का है, तो उसके लिए क्षेत्रफल आएगा 5 गुणा a²। तो अब हम देखते हैं अधिकतम लंबाई की छड़ की माप जो कि कमरे में रखी जा सकती है। अधिकतम लंबाई की छड़ जो कि कमरे में रखी जा सकती है वो रखी जाएगी इस विकर्ण के बराबर में, जो H को B से मिलाएगा या फिर F को D से मिलाएगा या फिर C को E से मिलाएगा या A को G से मिलाएगा। सभी विकर्णों की नाप बराबर बराबर होगी। तो यह कह सकते हैं विकर्ण की माप, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल की लेंथ। तो अधिकतम लंबाई की छड़ की माप जो निकालनी है वह निकल के आएगी कैसे? सबसे पहले हमें ये आधार के लिए विकर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ये विकर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी जो कि आएगी रूट में वर्गमूल में l² + b² के बराबर। और जब हम ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे BDH समकोण त्रिभुज और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तो ये निकल के आएगा वर्गमूल में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, यह आएगा l² + b² + h²। तो हमारे पास अधिकतम लंबाई की छड़ की माप या विकर्ण की लंबाई आई है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, मतलब दी गई भुजाओं की मापों का वर्ग करना है और उनको जोड़ देना है। इसी तरीके से घनाभ के लिए जो हमारे पास विकर्ण की लंबाई आएगी तो घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं। तो a² + a² + a², तो a² 3 बार a² होगा तो वर्गमूल में आएगा 3a²। तो इसको हम लिख सकते हैं a² में से a तो बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में 3 रह जाएगा तो लिखेंगे √3a। तो अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं घनाभ व घन के लिए आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो आयतन निकालते हैं। आयतन या वॉल्यूम जो होगा घन एवं घनाभ के लिए वो दोनों के लिए एक ही तरीके से निकल के आएगा। तो आयतन जो होता है कोई भी आकृति जो कि ऊपर से नीचे तक एक जैसी हो उसके लिए होता है आधार का क्षेत्रफल, जिस भी आधार पे वो रखी हुई है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसको गुणा कर देना है उसकी ऊंचाई के साथ। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर देंगे तो किसी भी आकृति जो कि ऊपर से नीचे तक एक जैसी हो उसके लिए आयतन या वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर हो गया बेस एरिया, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल ही मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यही वाला सूत्र जो है हम बेलन के लिए भी लगाएंगे जब बेलन को पढ़ेंगे, सिलेंडर को जब पढ़ेंगे तब सिलेंडर के लिए लगाएंगे। अभी यहाँ पे याद रखो कि जब भी हम एक जैसी आकृति जो कि ऊपर से नीचे तक एक जैसी है उसके लिए हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो वो आएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो निकालते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो आएगा यह हमारे पास आएगा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल जो है इसमें ये ABCD आयत है इसका आधार। तो ABCD आयत का क्षेत्रफल आएगा L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया और गुणा करना है हमको ऊंचाई के साथ। तो ऊंचाई तो यहाँ पे ऊंचाई के बराबर ही है जो कि है h, तो ऊंचाई कर दिया। तो घनाभ का आयतन हमारे पास आया है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसी तरीके से हम घन का आयतन निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं घन का आयतन। जैसा कि घन के लिए सभी भुजाएं बराबर बराबर माप की होती है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक जैसी होती है जिनको हमने a बोला था। तो यहाँ पे लिखते हैं कि घन का आयतन भी क्या होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल जो है घन के लिए एक वर्गाकार आधार है गुणा ऊंचाई। तो आधार जो है घन के लिए यहाँ पे है ABCD आधार और जो कि एक वर्गाकार आधार। तो वर्ग के लिए क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a², ये आधार क्षेत्रफल आ गया और गुणा ऊंचाई करना है। ऊंचाई यहाँ पे h है और h बराबर a है तो a ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे a² गुणा a हो गया, मतलब कि a³ हो जाएगा। तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब या फिर a³ या फिर साइड क्यूब बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में देखा कि हमने घन और घनाभ से संबंधित सभी प्रकार के क्षेत्रफल और आयतन बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चंस।
अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।